ऑलराइट, ठीक है। सो यहाँ से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। सो विल बी स्टार्टिंग द मॉडल इनहेरिटेंस, दैट्स द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। हाँ जी प्रखर, गुड इवनिंग। प्रखर, किरण, या गुड इवनिंग। सो दैट इज द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। सो नया चैप्टर है। अभी इस चैप्टर में कुछ चीजें ऐसे होंगी जो आगे जाके आप सीखोगे कि कुछ नहीं है, बिकॉज आपने नाइन पे पढ़ा होगा, ना ही आपने 10th में पढ़ा होगा। सो देयर बी सम न्यू थिंग्स ओवर हियर। सो ये काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग बनता है उस कॉन्टेक्स्ट में। इनिशियल पोर्शन जो आपका रहेगा, दैट इज समथिंग यू हैव ऑलरेडी सीन इन योर लोअर क्लासेस में। जो आपने पढ़ा था वही चीज आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। सो दैट इज समथिंग विल बी सेम ओवर हियर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। लेट्स हैव अ लुक, लेट्स क्विकली हैव अ लुक ओवर हियर। एंड आज के क्वेश्चन में आप बेसिकली समझोगे इस चैप्टर में विल हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे लेंगे, क्या होता है डीएनए, क्या होता है आरएनए। दैट इज समथिंग विल टेक इट टू अकाउंट। तो उस चीज को हम यहाँ पे अकाउंट में लेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। ओके, अब यहाँ पे आप सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो, वेटेज वाइज अगर आप इसका वेटेज देखते हो इस चैप्टर का, तो आपको वेटेज यहाँ पे आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। सो यू कैन सी कि लास्ट 5 साल के अंदर यहाँ पे लाइक 5 से लेके एक बार तो 9 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ चुके हैं। सो यू कैन सी द वेटेज विल बी क्वाइट हाई ओवर हियर। सो दिस चैप्टर हैज अ वेरी गुड वेटेज। तो यहाँ से आपके 5 से 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाते हैं। सो दैट इज वाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें से कई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन के आते हैं। सो हाई, गुड इवनिंग जानवी। So you will find number of conceptual question coming from this particular part. So that is also something which is quite interesting. Just like your principle of inheritance की तरह यहाँ से भी आपके काफी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। Now, so in this class, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे यहाँ पे डीएनए को। So that is something we'll be discussing आज की क्लास के अंदर, everything and everything in detail in terms of डीएनए को हम यहाँ पे बात करेंगे। So DNA is something you know is going to be a genetic material, ये सब आप लोग यहाँ पे जानते हो। अगर मैं डीएनए की बात करता हूँ एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो आप ये चीज भी आप यहाँ पे जानते हो कि डीएनए इज समथिंग आई विल फाइंडिंग इन योर bacteria as well, and I will also find DNA in particular viruses as well. So you will be having your DNA, something you will find in the prokaryotes. And you can also find them in the eukaryotes. अब ये आपका रहेगा जेनेटिक मटेरियल। सो डीएनए इज गोइंग टू बी अ जेनेटिक मटेरियल ऑल द टाइम। यू विल फाइंड इट एज अ जेनेटिक मटेरियल। आपके कुछ ऑर्गेनिजम्स आपके रहेंगे जिसके अंदर यू कैन हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, लाइक योर वायरसेस। वायरसेस आर द ओनली ग्रुप जहां पे आपको मिलेगा कि आरएनए आपका होता है वहां पे एज जेनेटिक मटेरियल। बाकी अगर आप बैक्टीरिया की बात कर रहे हो, बाकी अगर आप कोई भी यूकैरियोट्स की अगर बात कर रहे हो, सो यू विल ऑलवेज हैव अ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल ओवर देयर, राइट? नाउ व्हेन वी डिस्कस अ डीएनए, वी हैव अ बेसिक थिंग दैट डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको हमें मिल जाएगा। इन द सेंटर यू विल बी हैविंग द नाइट्रोजनस बेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यू विल हैव अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आप सबको यहाँ पे मालूम है। सो हैव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएनए ओवर हियर, वेयर यू कैन गेट टू सी यू हैव अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन इन द बैक। बीच में आपको बेस पेयर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट? सो दैट इज द बेसिक काइंड ऑफ डीएनए व्हिच ऑल ऑफ यू हैव। आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर अगर आपने देखा होगा अपने 11th ग्रेड के अंदर, सो यू नो व्हाट आर द थिंग्स यू फाइंड इन द डीएनए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोनोमर ऑफ डीएनए। आपके डीएनए का मोनोमर यहाँ पे क्या होता है। सो बेसिकली ये मेरा डीएनए, लेकिन डीएनए बना किससे है? सो अगर आपसे कोई कह रहा है कि यार डीएनए बना किससे है, या व्हाट योर डीएनए इज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी सिंपल, योर डीएनए इज बेसिकली मेड ऑफ माय न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए आपका बना होता है आपके न्यूक्लियोटाइड से। सो यू हैव सम न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड आपका डीएनए बनाता है। सो इट इज बेसिकली अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो डीएनए को मैं इवन बोल सकता हूँ एज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे क्या होता है? सो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछा है कि डीएनए किससे बना हुआ है, आप यहाँ पे कह रहे हो कि डीएनए आपका बना हुआ है एक मोनोमर से, एक सिंगल यूनिट से, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। सो व्हाट इज दिस न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली गोइंग टू बी? सो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट व्हेन यू डिस्कस न्यूक्लियोटाइड, यू विल डिस्कस समथिंग लाइक शुगर मॉलिक्यूल। सो न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको मिलेगा आपको यहाँ पे पेंटो शुगर, राइट? सो विल हैव अ शुगर मॉलिक्यूल व्हिच विल हैव फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन,
एंड ओवर हियर यू विल हैव द फिफ्थ कार्बन। तो एक आपको शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और इस शुगर मॉलिक्यूल के अंदर आपको मिलेगा लगा हुआ आपका यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट कार्बन के ऊपर याद रखना, फर्स्ट कार्बन के ऊपर आपको यहाँ पे लगा हुआ आपको मिलेगा आपका यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस। सो यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ nitrogenous base over here. Now, if you have a sugar molecule, अगर आपके पास यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे है, अलजिया क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये फिफ्थ पॉइंट अलग से आएगा या फिर कार्बन है, ये वहाँ पे फिफ्थ आगे कार्बन है, जाएगा? सो यहाँ फिफ्थ कार्बन ओवर दे, ये जो पॉइंट है ना आपका यहाँ पे आपको फिफ्थ कार्बन मिलेगा, क्योंकि आपके शुगर मॉलिक्यूल का आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए आपका फिफ्थ कार्बन बाहर के साइड पे आता है, ठीक है। बिकॉज इफ यू जनरली जब हम शुगर मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं हम लीनियर ड्रॉ कर रहे होते हैं, राइट, बट इट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, सो यू हैव अ फिफ्थ कार्बन ऑन द आउटर साइड। अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए कि ये जो है आपका यहाँ पे, ये तो आपका शुगर मॉलिक्यूल है, दिस इज गोइंग टू बी अ पेंटो शुगर। पेंटो शुगर मतलब शुगर विद 5 कार्बन एटम्स, राइट, सो दैट्स अ पेंटो शुगर आपको यहाँ पे मिल रही है देखने के लिए। अब इस पेंटो शुगर के साथ आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट यू हैव अ फर्स्ट कार्बन, इट विल हैव अ नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड टू इट, और जो आपका यहाँ पे फिफ्थ कार्बन आपका यहाँ पे होगा, देखो एक चीज याद रखना, अगर आपका एक शुगर मॉलिक्यूल है यहाँ पे, उसका अगर आपका नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे लगा हुआ है, देन दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोसाइड। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोसाइड। सो दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोसाइड। तो ये मेरा यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियोसाइड में आपको क्या मिलता है देखने के लिए, सो यू विल फाइंड यू हैव अ पेंटो शुगर एंड इट विल हैव अ नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड ऑन द फर्स्ट कार्बन। अब आपके सामने ये सवाल आ सकता है कि आपका जो फर्स्ट कार्बन है और उसके साथ जो आपका नाइट्रोजन बेस यहाँ पे लगा हुआ है, इसके बीच में बॉन्ड कौन सा है? तो फर्स्ट कार्बन जो आपका यहाँ पे लगा हुआ है, इसके साथ जो मेरा नाइट्रोजन बेस यहाँ पे अटैच है, इनके बीच में बॉन्ड कौन सा है, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। सो याद रखना, द बॉन्ड आई विल फाइंड बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड द फर्स्ट कार्बन इज माय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये मेरा यहाँ पे होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो दिस बॉन्ड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये एक चीज आपको यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे मुझे मेरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मुझे यहाँ पे मुझे मिल जाता है देखने के लिए, राइट। Along with that, the next thing I will find here is, तो ये तो मेरा हो गया यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल लगा हुआ मेरे नाइट्रोजन बेस के साथ। अब दूसरी चीज आपके यहाँ पे क्या होती है कि आपका जो फिफ्थ कार्बन आपका यहाँ पे आपको मिलेगा, द फिफ्थ कार्बन यू हैव ओवर हियर, राइट, यहाँ पे एक OH ग्रुप होगा, यू विल हैव अ OH ग्रुप ओवर हियर। तो इसी फिफ्थ कार्बन के पास आपको मिलेगा आपका यहाँ पे OH ग्रुप, और वो OH ग्रुप आपका कनेक्ट करेगा आपके फॉस्फेट ग्रुप के साथ, या आप कह सकते हो कि फिफ्थ पोजीशन जो आपके यहाँ पे कार्बन होता है उसके साथ जो OH ग्रुप होगा, दैट विल कनेक्ट इटसेल्फ विद द फॉस्फेट आयन। तो ये आपको कनेक्ट करेगा अपने आप में यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ, दिस विल कनेक्ट इट्स विद द फॉस्फेट ग्रुप। तो आपको ये याद रखना है कि आपके फिफ्थ कार्बन के ऊपर यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है यहाँ पे, और फर्स्ट कार्बन के ऊपर आपके यहाँ पे नाइट्रोजन बेस आपके यहाँ पे अटैच है। जैसे ही आपके फिफ्थ कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप आके लगता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे आपका टर्म बदल जाएगा, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल से कि ये जो मेरा यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल मेरे यहाँ पे बन रहा है, दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोटाइड। सो आपको ये चीज आपको यहाँ पे हमेशा याद रखनी है कि न्यूक्लियोटाइड की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, सो न्यूक्लियोटाइड विल हैव अ शुगर मॉलिक्यूल, विल हैव अ नाइट्रोजन बेस एंड विल आल्सो हैव अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच्ड। तो जब आपको ये तीन चीज आपको यहाँ पे मिल रही है, दैट्स व्हेन वी विल से यू हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। अब ये बन गया आपका मोनोमर। मोनोमर मतलब एक सिंगल यूनिट, आपका सिंगल यूनिट आप यहाँ पे बन चुका है। अब आपके ऐसे कई सारे यूनिट साथ में आते हैं, एक दूसरे के साथ वहां पे अटैच करेंगे, एंड दैट विल फॉर्म अ लॉन्ग पॉलीमर। तो याद रखना, जब भी आपसे कोई बोल रहा है कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू बी डीएनए, सो डीएनए कुछ नहीं, इट्स अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज अ नथिंग बट अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये चीज आपको याद रखनी है, डीएनए इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इज गोइंग टू बी अ जस्ट वन मोर वीक, बस एक हफ्ता और, we will get the new setup by the end of Saturday. So we have a polymer of nucleotide. So polymer of nucleotide जो आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, that is nothing but will form the DNA ultimately, ठीक है। And nucleotide जो आपको यहाँ पे होता है, that's a monomer, that is actually a single unit। ये आपका यहाँ पे single unit आपका यहाँ पे है। ओके अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको एक और बार इस चीज को आप यहाँ पे देखो
कि आपका यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल है, यू हैव फर्स्ट कार्बन हैव अ नाइट्रोजन बेस ओवर देयर एंड फिफ्थ के ऊपर आपका यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आपके यहाँ पे लगा हुआ है। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसमें आप एक और बात यहाँ पे याद रखना, देयर इज वन मोर थिंग यू हैव टू नो हियर इज कि आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है, जो आपका फिफ्थ कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, सो दैट इज माई ईस्टर बॉन्ड, दैट इज माई ईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे दैट्स योर ईस्टर बॉन्ड। सो यू हैव अ ईस्टर बॉन्ड ओवर हियर, ईस्टर बॉन्ड, and that ester bond is something which will connect my sugar molecule with the phosphate molecule यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। So this bond over here is my glycosidic bond, glycosidic bond। Now have a look at the DNA and RNA over here। अब आप यहाँ पे DNA और RNA को आप यहाँ पे थोड़ा देखो। So this is a structure we have seen, that's a nucleotide हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पेंटो शुगर को DNA और RNA के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका शुगर मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द शुगर मॉलिक्यूल फॉर द RNA, दैट इज द शुगर मॉलिक्यूल आपको RNA में मिलेगा। सो RNA के अंदर भी आपको वही चीज आपको मिलेंगी। फर्स्ट कार्बन पे आपका लगा होगा नाइट्रोजन बेस और आपका फिफ्थ कार्बन के ऊपर आपका लगेगा वो मिलेगा आपका यहाँ पे आपको मिलेगा फॉस्फेट ग्रुप। बट अगर आप RNA के शुगर मॉलिक्यूल को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि सेकंड कार्बन जो आपका यहाँ पे है, द सेकंड कार्बन यू हैव ओवर हियर, सेकंड कार्बन विल हैव द OH। सेकंड कार्बन के अंदर आपको यहाँ पे OH देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड जो आपका यहाँ पे DNA है, द DNA मॉलिक्यूल विच यू हैव ओवर हियर, या DNA का जो मेरा शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, द सेकंड कार्बन डज नॉट हैव OH। अब क्योंकि सेकंड कार्बन में आपका यहाँ पे OH आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ डीऑक्सीराइबोस। इसलिए हम इसे यहाँ पे बोलेंगे डीऑक्सीराइबोस। तो याद रखना डीऑक्सीराइबोस हम तब यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज सेकंड कार्बन के ऊपर आपको यहाँ पे OH देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा। ऑन द अदर हैंड ऑन द सेकंड कार्बन ऑफ RNA मॉलिक्यूल, RNA अगर आप कभी देखते हो ना, सो RNA के अंदर आपको यहाँ पे OH देखने को मिलेगा उसके शुगर मॉलिक्यूल के अंदर। सो दैट इज माय राइबोस शुगर। सो राइबोस शुगर आपको मिलेगा हमेशा आपके RNA के अंदर। एंड DNA के अंदर जो आपका शुगर मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे होता है, याद रखना उसके सेकंड कार्बन के अंदर आपको OH देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलता। सो ये एक चीज आपको फिलहाल के लिए याद रखनी है, जो आपको आगे समझ आएगी कि इसका फायदा या नुकसान यहाँ पे क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज योर राइबोस शुगर, व्हाट इज योर डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब एक चीज आप यहाँ पे समझो कि जब हम बात करते हैं DNA के बारे में, व्हेन वी डिस्कस अबाउट DNA, तो DNA के बारे में आपको हमेशा याद रखना है कि DNA हमेशा आपका रहेगा डबल स्टैंडर्ड। सो DNA इज ऑलवेज गोइंग टू बी डबल स्टैंडर्ड। अगर हम बात करें ह्यूमंस के अंदर या अगर मैं बात करता हूँ बैक्टीरिया के अंदर, तो सबके अंदर आपको जो DNA यहाँ पे रहेगा, दैट DNA ऑलवेज गोइंग टू बी डबल स्टैंडर्ड ओवर हियर। बट अगर मैं बात करता हूँ RNA के बारे में, सो RNA इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिंगल स्टैंडर्ड। याद रखना अगर हम RNA के बारे में बात करते हैं, सो RNA इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिंगल स्टैंडर्ड। ये आपका हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड ही आपको मिलता है। So this RNA is always going to be a single stranded। अब सवाल ये आता है कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल आपको किस में मिलता है देखने के लिए, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा इट इज ऑलवेज सीन इन द वायरसेस। वायरसेस के अंदर यू कैन हैव RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल, राइट। और वायरस के अंदर RNA अगर आपको मिल जाए तो उसके अंदर यू कैन हैव अ डबल स्टैंडर्ड RNA। बट जनरली अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, सो यूकैरियोट्स विल ऑलवेज हैव अ RNA व्हिच इज गोइंग टू बी सिंगल स्ट्रैंड। एक सिंगल स्ट्रैंड आपको वहां पे मिलेगा देखने के लिए। DNA के साथ वैसा नहीं होता, DNA के अंदर आपको दो स्ट्रैंड आपको मिलेंगे देखने के लिए, जो आप हमेशा वहां पे देख सकते हो। सो ये बात भी कहीं ना कहीं याद रखना कि अगर आपसे कोई सवाल आ रहा है दैट व्हिच काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन हैव RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल, तो याद रखना इट इज गोइंग टू बी योर वायरसेस। इट इज गोइंग टू बी योर वायरसेस व्हिच आर नोन टू हैव RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो वायरसेस जो आपके होते हैं, दे आर द वन जिनके अंदर ये होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। और इसमें जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका यहाँ पे आएगा वो आएगा आपका HIV वाला वायरस। सो HIV वाला जो आपका वायरस होता है उसका नाम आपका यहाँ पे आएगा रिट्रोवायरस। उसका नाम आपका यहाँ पे आएगा रिट्रोवायरस। और रिट्रोवायरस जो आपका यहाँ पे होगा, दिस वायरस इज नोन टू हैव RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब एक सवाल आपके यहाँ पे आ सकता है, एक सवाल किसी के भी जहन में आ सकता है कि हमारे अंदर RNA क्यों नहीं मिलता एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो अभी के लिए याद रखना कि RNA हमारे अंदर नहीं मिलता एज ए जेनेटिक मटेरियल बिकॉज RNA का ये जो सेकंड कार्बन पे जो OH है ये रिएक्टिव होता है। दिस सेकंड कार्बन पे जो आपके यहाँ पे जो OH होगा ये आपके यहाँ पे रिएक्टिव होगा, दिस गोइंग टू बी रिएक्टिव।
अब क्योंकि अगर आपका सेकंड कार्बन का OH अगर आपके यहाँ पे रिएक्टिव है, देन दैट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड, तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना नहीं सकता। इसलिए नेचर ने डीएनए को सिलेक्ट किया एज अ जेनेटिक मटेरियल रादर देन आरएनए। तो ये बात याद रखना कि आरएनए जो होता है आपका यहाँ पे, आरएनए का जो सेकंड कार्बन जो OH होता है ना, दैट इज गोइंग टू बी रिएक्टिव, वो आपका रिएक्टिव हो सकता है, इट कैन रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स और अदर प्रोटीन्स। तो इसलिए आरएनए को कभी सिलेक्ट किया ही नहीं गया नेचर के अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल, रादर इट वाज डीएनए व्हिच वाज सिलेक्टेड। डीएनए को हमें आप सिलेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल, नॉट द आरएनए ओवर हियर। तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना, ये आपको फ्यूचर में एक बार फिर आपके सामने ये टर्म आएगा, you will find this question that why not RNA as a genetic material. So you should know that because of that second carbon OH which makes it reactive. एक और बात कहीं ना कहीं याद रखना आप लोग कि जब लाइफ आया था ना अर्थ के ऊपर, तब इनिशियली आरएनए ही था पहले, देन बाद में डीएनए बन के आया, देन लेटर डीएनए वाज फॉर्म। सो इनिशियल स्टेज के अंदर वी आर हैविंग द आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट लेटर ऑन द डीएनए केम, राइट। अगेन समथिंग विल अंडरस्टैंड विद द कोर्स ऑफ टाइम, विद द कोर्स ऑफ लेक्चर हम उस बात को हम यहाँ पे सीखेंगे। तो अभी के लिए इतनी बात यहाँ पे याद रखो। यू हैव न्यूक्लियोटाइड, यू हैव नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप वहां पे आपका लगा हुआ है, कौन से कार्बन पे कहाँ पे लगा हुआ है, दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट। ये चीज आपको मिलेगी। और अगर मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सो डीएनए विल ऑलवेज गोइंग टू बी हैविंग कि मेरा जो यहाँ पे सेकंड कार्बन पे जो OH यहाँ पे होगा, सेकंड कार्बन पे मुझे OH मिलेगा या नहीं मिलेगा डीएनए के अंदर? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। तो यहाँ पे नो कभी नहीं सर। मिलेगा, बिल्कुल सही, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं, ये है मेरे सारे के सारे यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस। सो दिस इज व्हाट आई विल फाइंड इन द नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर, मुझे ये वाले सारे टर्म्स यहाँ पे याद रखने हैं। सो यू हैव एडेनाइन, यू हैव अ गुआनाइन, you have your cytosine, you have uracil and you have your thymine. So ये है आपके यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस ओवर हियर। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे नाइट्रोजन बेसिस है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है दैट इन द आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमिन यू विल हैव द यूरेसिल। सो आरएनए के अंदर आपको याद रखना हमेशा कि आरएनए के अंदर आपको जो नाइट्रोजन बेस मिलेगा, कभी भी आपको थायमिन नहीं मिलेगा। सो इंस्टेड ऑफ थायमिन, सो थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल। सो ये याद रखना, योर थायमिन is replaced, बोलिए सर बोलो। सर आप जो भी लिख रहे हो ना बिल्कुल दिख नहीं रहा है क्या मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? प्रॉपर्ली शो नहीं कर रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। एक बार एक चीज हो सकती है कि मेरी स्क्रीन फ्लक्चुएट हो रही होगी, वो चीज बेटा हो रही है मेरे एंड से हो रही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट लिख रहा हूँ वो दिख रहा होगा। सो थायमिन ओवर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय माय यूरेसिल। दिख रहा है सर, बट स्लो दिख रहा है बिल्कुल से, और कभी-कभी एकदम स्टॉप हो जा रहा है। इज इट द केस विद एवरीवन ऑफ यू? क्या ये केस सबके साथ हो रहा है? नो सर। नो सर। ओके ठीक है बेटा, एक बार लॉग इन करके लॉग आउट करना, या लॉग आउट करके लॉग इन करना एक बार, फिर यू माइट फाइंड थिंग्स माइट गेट इम्प्रूव। बोलो बेटा, जब तक यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। नाइट्रोजनस बेसिस के ये जो स्ट्रक्चर ये याद करने। ये ओके। थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय योर यूरेसिल। याद रखना आरएनए के अंदर आपको यूरेसिल मिलेगा, कभी भी आपको थायमिन देखने के लिए वहां पे नहीं मिलेगा, राइट। So these are the structures you have to know. You have adenine, guanine, cytosine, uracil, thymine, and याद रखना uracil is something you will specifically find in the RNA. ये आपको याद रखना है। और स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखते, स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कई सारे अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, बट यू विल नेवर फाइंड क्वेश्चन कमिंग बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये इस स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे देखो। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड ओवर हियर, सी आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो नाउ यू हैव योर मोनोमर, और सारे मेरे मोनोमर जो यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच्ड है। सो ऑल द मोनोमर ओवर हियर आर गोइंग टू बी अटैच्ड ओवर हियर। तो मेरे जितने भी न्यूक्लियोटाइड थे यहाँ पे वो सारे एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच कर चुके हैं। यहाँ पे अटैच करने के बाद दे हैव फॉर्म अ लीनियर चेन, इन्होंने एक अपने यहाँ पे लीनियर चेन आपके यहाँ पे बना ली। सो यू कैन सी व्हाट दे हैव डन हियर ना, अगर आप उसको यहाँ पे देखते हो, सब कुछ उन्होंने ऐसी चीज यहाँ पे करी हुई है। सो अज्यूम दैट दैट्स माय शुगर मॉलिक्यूल, अगर ये मेरा यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे है। सो फर्स्ट you will have over here the nitrogenous base आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नाइट्रोजनस बेस आपको यहाँ पे, जस्ट वेट अ मिनट,
सर चैट डिसेबल कर दो। इससे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा. I've tried that before, but it creates a less amount of difference because of that. So you have a nitrous base यहाँ पे उसके ऊपर, and fifth carbon पे क्या लगा मिलेगा मुझे यहाँ पे? What will happen? I will find phosphate group. right. Fifth carbon में मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे मेरा phosphate group. So yes, fifth carbon में मुझे मेरा यहाँ पे phosphate group मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है. अब देखो यहाँ पे होता क्या है. आपका जो थर्ड कार्बन यहाँ पे है ना, द थर्ड कार्बन यू हैव, थर्ड कार्बन पे आपको मिलेगा आपका OH. ये मेरा थर्ड कार्बन है एंड थर्ड कार्बन विल हैव द OH. अब ये OH क्या करता है, इसके आसपास अगर कोई न्यूक्लियोटाइड आएगा ना तो उसको कैप्चर कर लेगा. सो बेसिकली यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बीच में हो रहा है? द बॉन्ड इज गेटिंग फॉर्म बिटवीन द थर्ड कार्बन एंड द फिफ्थ कार्बन ऑफ द अदर देन न्यूक्लियोटाइड. तो यहाँ पे मेरा थर्ड कार्बन मुझे यहाँ पे दिख रहा है. अब सोचो यहाँ पे घूमते घूमते हुए एक और न्यूक्लियोटाइड आपका इसके पास में आ गया. एक और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आपका ट्रैवल करते करते हुए आपका यहाँ पे आ चुका है. अब जैसे आपका एक और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ट्रैवल करते करते आपका यहाँ पे आ चुका है ना, नाउ व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यू विल हैव अ फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आपको लगा हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ये फॉस्फेट ग्रुप इस OH के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लेगा. सो यू विल फाइंड यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे आपको बॉन्ड फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है. सो बेसिकली ये 3OH क्या करता है, कोई भी अगर घूमता हुआ अगर वहां से आपका न्यूक्लियोटाइड जा रहा होगा तो उसको पकड़ लेगा, उसके साथ वो बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और इस तरीके से आपका यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो रहा है बिटवीन द थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में. सो देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन हैपनिंग बिटवीन द थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन. सो इस तरीके से आपका पॉलीमर आगे बढ़ता जाएगा. तो ये मेरा पॉलीमर जैसे यहाँ पे बन गया. अब इसके आगे अगर मुझे पॉलीमर बढ़ाना होगा तो सिंपली बात यहाँ पे क्या मुझे होते हुए दिखेगी, दैट अगेन आई विल हैव जो थर्ड कार्बन पे जो मेरे यहाँ पे OH होगा, अगेन इट विल अटैक वन मोर न्यूक्लियोटाइड. जो इसके आसपास जो भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आएगा उसके साथ या उसके ऊपर वो अटैक करेगा और अटैक करने के बाद यहाँ पे वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा. सो इट विल अगेन फॉर्म अ बॉन्ड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे वो कर लेता है. तो इस तरीके से यू विल फाइंड कि आपका पॉलीमर आपके यहाँ पे बढ़ता जाएगा या पॉलीमर आपके यहाँ पे बनता जाएगा. थ्रू दिस यू विल फाइंड द पॉलीमर विल जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग ओवर हियर. सो यहाँ पे जो मेन बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, आपको याद ये रखना है कि द बॉन्ड फॉर्मेशन हैपनिंग. अब देखो यहाँ पे बॉन्ड किसके लिए बन रहा है, फॉस्फेट शुगर. आपका फॉस्फेट शुगर के पीछे जो भी आपके यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बनाने के लिए आपके यहाँ पे दो कार्बन एटम्स आपको याद लिंकेज याद रखना है, थर्ड और फिफ्थ. थर्ड और फिफ्थ के बीच में आपके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होगा एंड दैट बॉन्ड ओवर हियर जो आपको कलेक्टिवली आपको मिलेगा देखने के लिए, दैट इज माय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो जब मेरे दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच है और अगर आपसे कोई पूछा कि वो एक दूसरे से यहाँ पे अटैच कैसे हैं, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. सो यू विल हैव अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. सो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की मदद से या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से आई विल फाइंडिंग कि मेरे दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच्ड है. और याद रखना यहाँ पे जो अटैचमेंट आपका यहाँ पे आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द थर्ड कार्बन विल अटैक ऑन द फिफ्थ कार्बन, राइट, जिसके बाद ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुप वहां पे लगा हुआ है. सो दैट काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग. अब वही चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो. हैव अ लुक ओवर हियर. आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यू कैन सी आपका बैकबोन जो है डीएनए का, दैट इज मेड ऑफ माय शुगर एंड फॉस्फेट. तो शुगर और फॉस्फेट मेरा बैकबोन है. ये रहा मैंने यहाँ पे फॉस्फेट, ये रहा शुगर, ये रहा फॉस्फेट, ये रहा शुगर. तो शुगर फॉस्फेट से बना हुआ है मेरा यहाँ पे बैकबोन और इनके बीच में जो आपको यहाँ पे बॉन्ड मिलेगा, दैट इज माय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो यहाँ पे जो मुझे बॉन्ड मिल रहा है देखने के लिए, यू कैन सी दैट इट इज माय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. डाइस्टर यहाँ पे क्यों हो गया, क्योंकि आपका दो दो एस्टर बॉन्ड आपके यहाँ पे आ रहे हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज माय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो इस तरीके से आपकी बैकबोन बनाई जाएगी आपकी डीएनए की. तो हमेशा याद रखना, जब भी आप बैकबोन बना रहे हो डीएनए की, द बैकबोन विल बी हैविंग फॉस्फेट शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट शुगर मॉलिक्यूल. ये वाली आपकी बैकबोन आपकी मिलती है आपको डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर. सो दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग इन द डीएनए मॉलिक्यूल के बैकबोन के अंदर, फॉस्फेट एंड शुगर मॉलिक्यूल. हमेशा याद रखना, इनके जो बॉन्ड आ रहा है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इट इज माय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. और ये भी पूछा जाता है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इसके बीच में कौन से दो कार्बन एटम आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो इट इज माय थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में आपका बॉन्ड फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होगा. हमेशा याद रखना, थर्ड कार्बन कौन सा है, फिफ्थ कार्बन मेरे यहाँ पे कौन सा है, भूलना मत. ओवर हियर आई विल बी हैविंग माय थर्ड कार्बन, दिस इज माय थर्ड कार्बन और ये मेरा यहाँ पे फिफ्थ कार्बन. सो इनके बीच में मेरे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो रहा है. अब पता है इसमें होगा क्या, जब आप ये पूरा पॉलीमर बनाओगे ना, जब आप बैठ के पूरा सा लंबा से ये पॉलीमर बनाओगे, तो जो सबसे पहला जो मेरा न्यूक्लियोटाइड होगा उसका फिफ्थ कार्बन हमेशा रहेगा फ्री.
सोचना जो आखिरी जो मेरा यहाँ पे होगा ना, जो आखिरी मेरा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मेरा यहाँ पे होगा, उसका 5th कार्बन हमेशा यहाँ पे फ्री रहेगा, उसके साथ तो कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करा ना, कभी ना कभी तो ये चेन आपकी खत्म होगी ना. सो यू विल फाइंड दैट द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड विल ऑलवेज हैव अ 5th कार्बन, उसका फ्री रहेगा. और जो मेरा आखिरी जो मेरा यहाँ पे होगा शुगर मॉलिक्यूल, जो मेरा आखिरी शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, उसका 3rd कार्बन यहाँ पे मेरा फ्री रहेगा. आप देखो यहाँ पे जो आखिरी वाला जो होगा उसका हमेशा 3rd कार्बन यहाँ पे आपका फ्री रहेगा, राइट. या 3rd कार्बन जो मेरा OH ग्रुप है मेरे यहाँ पे, वो हमेशा फ्री रहेगा. तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप बात करते हो पोलैरिटी की, जब भी आप बात करते हो पोलैरिटी की डीएनए के अंदर, या जब भी आप कहते हो कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, तो हमेशा आप नोटिस करना कि डीएनए के स्ट्रक्चर जब हम बात करते हैं तो हम कुछ ऐसे बोलते हैं दैट डीएनए स्ट्रैंड जो आपका है यहाँ पे वो 5' to 3' आपको मिलेगा बनते हुए. सो विल हैव अ डीएनए स्ट्रैंड व्हिच इज गोइंग टू बी लाइक वन एंड विल बी हैविंग द 5', दूसरा एंड जो होगा उसे हम बोलेंगे यहाँ पे 3'. तो अगर आपके सामने एक टर्म आ रहा है कि एक एंड को हम बोल रहे हैं 5', एक एंड को हम बोल रहे हैं यहाँ पे 3', तो इसका मतलब क्या, एक एंड जो मेरा यहाँ पे डीएनए का होगा वहां पे आपको क्या मिलेगा कि मेरा जो 5th कार्बन पे जो मेरा फॉस्फेट है वो यहाँ पे फ्री है, या मैं कह सकता हूँ जो मेरा 5th कार्बन यहाँ पे वो मेरा यहाँ पे फ्री है, उसके साथ कोई अटैच नहीं है. और जो दूसरा एंड मेरा यहाँ पे होगा वहां पे मेरा 3rd कार्बन का जो OH है मेरा यहाँ पे, वो मेरा यहाँ पे फ्री है. तो इसलिए याद रखना आपकी जो पोलैरिटी आप दिखाते हो डीएनए की, दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन. तो अगर आपको डीएनए के अंदर कहीं पे लिखा मिल जाता है 5', 3', तो समझना 5' वहां पे क्या है और 3' आपके यहाँ पे क्या है. अब ये बताओ क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. 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 ठीक है. Yes, sir. So you will have a 5' and a 3' condition will be seen over here, right? इसके बाद जो अगली चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, so that's my one strand. ये तो मेरा एक स्ट्रैंड बन गया. याद रखना जो दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पे होगा that is going to be एंटी पैरेलल स्ट्रैंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा. So दूसरा स्ट्रैंड जो मेरे यहाँ पे होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे रन कर रहा होगा. So ये मेरा रन कर रहा होगा फ्रॉम द 3' to 5' डायरेक्शन के अंदर. So this will be running from the 3' to 5' डायरेक्शन के अंदर. So याद रखना, so 5' to 3' आपका एक स्ट्रैंड यहाँ पे रन कर रहा है, दूसरा स्ट्रैंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका रन कर रहा होगा, मतलब एंटी पैरेलल वो रन कर रहा होगा 3' to 5'. तो ये एक और बात आपको याद रखनी है. सो जब आपके दो स्ट्रैंड्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी इन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन में ये आपके रन कर रहे होंगे. लेकिन जो 5' पे है, जो 3' पे, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो तो आपका हमेशा वहाँ पे सेम ही रहेगा. सो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज माय बैकबोन. पहली बात कि आपको यहाँ पे बैकबोन क्या है, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, राइट. एंड आपकी ये जो स्ट्रैंड्स आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मेंशन किया, यू हैव अ 5' एंड एंड यू हैव अ 3' एंड. ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए. एंड देन यू हैव योर ओवरहेड, यू कैन सी ओवरहेड द 2 स्ट्रैंड्स. आपको यहाँ पे आपके 2 स्ट्रैंड्स आपको यहाँ पे मिल जाता है. यू कैन क्लियरली सी योर 2 स्ट्रैंड्स ओवर हियर. सो अगेन यहाँ पे जस्ट मैं ड्रॉ कर देता हूँ. यू विल हैव दिस 2 स्ट्रैंड्स, वन स्ट्रैंड विल बी फ्रॉम 5' to 3', and the strand over is going to be your 5' to 3'. Okay, so this is what you have to know in this. अब आपको इसके अंदर याद क्या रखना है, what you have to know here is कि चलो आपने यहाँ पे अपने स्ट्रैंड्स आपने यहाँ पे बना लिया है. सेंटर में क्या आ रहा है, तो सेंटर में you will be having the nitrous base. सेंटर में आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस आपके यहाँ पे मिल जाएंगे. तो अब आपको यहाँ पे एक रिलेशन याद रखना है. रिलेशन आपका यहाँ पे ये है कि सेंटर के अंदर इन डीएनए यू विल हैव एडेनाइन हमेशा बेस पेयरिंग करेगा थायमिन के साथ. ये बात हमेशा याद रखना कि एडेनाइन जो आपका यहाँ पे होगा, एडेनाइन विल ऑलवेज हैव अ बेस पेयरिंग विद योर थायमिन. एडेनाइन विल ऑलवेज हैव अ बेस पेयरिंग विद योर थायमिन. सो एडेनाइन की बेस पेयरिंग हमेशा आपके यहाँ पे होगी थायमिन के साथ, राइट, हमेशा. सो ये बात याद रखना कि हमेशा बेस पेयरिंग होती है आपके यहाँ पे थायमिन के साथ. और आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है मोनिका, यू कैन हैव दिस क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीटिंग द सेशन. एडेनाइन की बेस पेयरिंग आपकी थायमिन के साथ यहाँ पे होगी, और जब आपको यहाँ पे थायमिन के साथ आपको बेस पेयरिंग यहाँ पे मिलेगी तो आपको याद रखना है यहाँ पे यू विल ओनली हैव 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओवर हियर between thymine and adenine. Thymine and adenine you will have a presence of 2 hydrogen bonds. लेकिन जब मैं बात करता हूँ one more base pairing that can be your guanine and your cytosine. अगर मैं इनकी बेस पेयरिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो याद रखना इनके बीच में आपको हमेशा मिलेगा as a 3 hydrogen bond. So इनकी जो आपको यहाँ पे जो बॉन्ड फंक्शन आपको मिलेगा that's going to be your will have a 3. These are my hydrogen bonds. These are my hydrogen bonds. तो एडेनाइन और थायमिन के बीच में यहाँ पे 2 मिलेंगे और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे इनमें से कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना ज्यादा आसान होगा, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? Which bond has to be broken? Can be broken? Thymine.
एडेनाइन और थायमिन के बीच में जो आपका यहाँ पे बॉन्ड होगा उसे आप यहाँ पे इजीली आप ब्रेक कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड गुआनिन और साइटोसिन के बीच में जो आपका यहाँ पे बॉन्ड है उसको भी आप ब्रेक कर सकते हो, बट इट विल टेक सम मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो ये आपको मिलेगा, आपकी बेस पेयरिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस तरीके से। तो याद रखना ये हमेशा यूनिवर्सल बेस पेयरिंग आपकी ऐसी रहेगी। एडेनाइन से जुड़ेगा आपका थायमिन हमेशा, एंड गुआनिन से आपको जुड़ेगा आपका यहाँ पे साइटोसिन। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे, यू टेल मी, अगर मैं आपको एक स्ट्रैंड बनाऊं, इफ आई मेक अ स्टैंड ओवर हियर, इफ आई मेक अ स्टैंड ओवर हियर, और अगर इस स्ट्रैंड के अंदर इफ आई कैन शो, इफ आई टेल यू दैट लेट्स से यहाँ पे यू हैव गुआनिन, यहाँ पे यू हैव साइटोसिन, here you have adenine and here you have cytosine again। अगर ये मुझे यहाँ पे मेरे मिल रहे हैं, यहाँ पे मेरे नाइट्रोजनस बेसेस ओवर हियर, तो आप लोगों को हैंड रेज करके मुझे बताओ कि इसका जो स्टैंड बनेगा, इसके सामने जो इसका स्टैंड बनेगा वो स्टैंड आपके यहाँ पे कैसा होगा। सो द स्टैंड व्हिच आई बी फाइंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम, दैट स्टैंड ओवर हियर विल बी व्हाट काइंड ऑफ स्टैंड। तो इसके सामने जो मुझे यहाँ पे स्टैंड मिलेगा वो कैसा होगा, या उसका सामने वाला स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड यहाँ पे आपका कैसा हो जाएगा। सो प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस। ठीक है, शिवा बताइए, तो इसके सामने जो आपके यहाँ पे स्टैंड बनेगा, गुआनिन के सामने क्या होगा, नाइट्रोजन बेस, सर साइटोसिन। और कितने बॉन्ड होंगे उसके बीच में, सर ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, और मुझे यहाँ पे मिलेगा मेरे यहाँ पे साइटोसिन। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, और यहाँ पे साइटोसिन के सामने क्या होगा, सर गुआनिन। ठीक है, महेश, एडेनाइन के सामने क्या होगा, थायमिन। और कितने बॉन्ड होंगे वहां पे, 3 4 5 कितने होंगे, 2 बॉन्ड। we'll have 2 bonds over there for my thiamine। and महेश ये बता दो साइटोसिन के सामने क्या होगा, गुआनिन। right, this is what you will be finding, so that is my complementary base pairing। तो याद रखना हमेशा आपको complementary base pairing आपको मिलती है। that means you will find कि अगर आपके पास एक भी स्ट्रैंड होगा ना डीएनए का, तो अपना दूसरा स्ट्रैंड आप बना सकते हो। तो अगर मैं आज की डेट में अगर तमनप्रीत के हाथ में एक स्ट्रैंड देता हूँ डीएनए का, वो उसका लैब के अंदर जाके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना सकती है, काफी इजीली बना सकती है। यू जस्ट नीड 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अगर आपके पास एक भी स्ट्रैंड अगर डीएनए का, तो आपका उसका दूसरा स्ट्रैंड आप अपने एंड से बना सकते हो। और एक बार अपने दूसरे एंड पे अगर वो स्ट्रैंड बना दिया, देन व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर देयर इज दैट योर डीएनए इज बीन फॉर्म्ड। आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो डबल स्ट्रैंड डीएनए जो आपका यहाँ पे होगा, वो आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और याद रखना the amount of adenine, or I would say amount of guanine, is equal to amount of cytosine, right? Always, ये तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। the amount of cytosine is always going to be equal to your amount of guanine। ये तो सेंस करती है बात हर तरीके से, ऑब्वियसली वो सेम रहेगा। तो अगर मैं कह रहा हूं अगर आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, अब मुझे थोड़ा सोच के आंसर देना, इसके लिए थोड़ा सोच के आंसर देना। अगर मैं कह रहा हूं, बोलूं आपको कि इन द डीएनए मॉलिक्यूल, आपके डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर अज्यूम करते हैं यू हैव 25%, यू हैव 25% साइटोसिन। अगर आपके पास 25% साइटोसिन है, तो आपके डीएनए के अंदर मेरा सवाल आपसे यह है कि थायमिन कितना होगा, हाउ मच आई विल फाइंडिंग थायमिन इन योर डीएनए। हैंड रेज करिए एंड देन यू कैन आंसर दिस। थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सोचोगे तो आंसर निकल आ सकता है इसका। बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर? 25%। कैसे आया 25%? सर बिकॉज 25% गाइनिन होगा एंड 25% ही एडेनिन होगा, तो फिर बचेगा तो 25% थायमिन होगा ना। राइट, सो you'll have 25% आपके यहाँ पे साइटोसिन आएगा। तो अगर मेरा साइटोसिन मेरा 25% है, तो सिंपल सी बात है कि मेरा गुआनिन भी वहां पे 25% होगा, राइट। इफ आई हैव अ साइटोसिन विद 25%, सो ऑब्वियसली व्हाट आई विल फाइंड कि मेरा जो गुआनिन यहाँ पे होगा वही मेरा यहाँ पे 25% ही मुझे यहाँ पे मिलेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी 25% ओनली, राइट। अब 25 मेरा 50% तो यहाँ पे हो गया। अब क्या रहेगा मेरा, बाकी का रहेगा मेरे यहाँ पे 50%। तो बाकी 50% के अंदर आई विल हैव 25% मेरा यहाँ पे होगा थायमिन, और बाकी 25% मेरा यहाँ पे होगा एडेनाइन। सो अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसे पजल वाले क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग करा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते हैं और हम इसे सॉल्व करेंगे। विल जस्ट सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो याद रखना शुगर फॉस्फेट बैकबोन आपके यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। इन द सेंटर यू हैव अ नाइट्रोजन बेस पेयर। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सेंटर में, दिस इज माय नाइट्रोजन बेस पेयर। याद रखना ये जो सेंटर में आपको यहाँ पे दिख रहा है, वी कॉल इट एज अ नाइट्रोजन बेस पेयर।
called as a nitrogen base pair. ठीक है, तो ये बेस पेयरिंग आपको करनी आनी चाहिए. दिस बेस पेयरिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहाँ पे आप वापस से बेस पेयरिंग देख पा रहे हो. ये बार बार पिक्चर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए दैट दिस इज माय बेस पेयरिंग. एडेनाइन के साथ थायमिन आएगा, गुआनिन के साथ आएगा आपका यहाँ पे साइटोसिन. तो ये आपको हमेशा यहाँ पे क्लियर होना चाहिए. ओके, एंड यू हैव अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन आपको मिलेगा यहाँ पे. और देखो ध्यान से, एक स्ट्रैंड आपका जा रहा है 5' to 3' की तरफ जा रहा है आपका एक स्ट्रैंड, और दूसरा स्ट्रैंड आपके यहाँ पे जा रहा है 5' to 3' अपोजिट डायरेक्शन में आपके यहाँ पे जा रहा है. So the two strands are going to be running anti-parallel to each other. So this is something should be clear to you. Okay. So you can see the picture again. यहाँ पे भी आपको वही चीज आपको पिक्चर आपको यहाँ पे दिख पा रही है. You can see picture again over here. Right. अब हम थोड़ा और यहाँ पे समझते हैं. So now let's understand some more things over here. Right. इसको लेकर अगर कोई चीज समझनी है, अगर जो अभी तक कराया उसमें से अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, then please ask a question. If this is something you haven't understood over here, then please ask a question. ऑलराइट, ठीक है, बताइए महेश, बोलिए. सर न्यूक्लियोसाइड किसे कहेंगे? देखो महेश, अगर मुझे मिलता है मेरा एक शुगर, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ में कुछ देता हूं और वो तुम्हारे हाथ में मैं तुम्हें दे रहा हूं यहाँ पे एक शुगर मॉलिक्यूल पेंटो शुगर, और उस पेंटो शुगर पे लगा हुआ है आपका यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस. अगर मैं आपके हाथ में ऐसा स्ट्रक्चर पकड़ा देता हूं देन दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड. जब तक इस पे फॉस्फेट लगा हुआ नहीं है इसको मैं यहाँ बोलूंगा एज अ न्यूक्लियोसाइड. दिस इज माय न्यूक्लियोसाइड. ये मेरा यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड. तो मैं ये बात आपने यहाँ पे ऐड रखनी है. ठीक है, सेवन नाइट्रोस बेस हो रहे हैं यहाँ, वो उसके वो अटैचमेंट यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल के साथ, और अटैचमेंट आपको वही देगा. फर्स्ट कार्बन से आपका अटैचमेंट आपका यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन बेस के साथ, एंड दिस अटैचमेंट ओवर देयर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर, किस टाइप का बॉन्ड यहाँ पे होगा, व्हिच व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इट इज? Glycosidic bond. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. यस, याद रखना न्यूक्लियोसाइड के अंदर आपको फॉस्फेट ग्रुप देखने के लिए नहीं मिलता. यू डोंट हैव अ फॉस्फेट ऑन द फिफ्थ कार्बन. राइट, फिफ्थ कार्बन तो है आपके पास यहाँ पे, बट यू डोंट हैव द फॉस्फेट ग्रुप ओवर हियर. महेश, पता चला क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. अभी आपको हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे. यू कैन सी द हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओवर हियर इन द सेंटर. यू कैन सी द टू एंटीपैरेलल स्ट्रैंड्स. अब और कुछ यहाँ पे देखते हैं. अब होता यह है कि आपका जो एक सिंगल टर्न होता है, सिंगल टर्न जिसको हम कहते हैं सिंगल हेलिक्स, एक सिंगल टर्न जो आपका होता है आपके डीएनए स्ट्रैंड का, अ सिंगल टर्न इज गोइंग टू हैव अ लेंथ. हाँ जी एलजी, बताइए क्या सवाल है आपका? सर वो जो आपने न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बताया उसमें जो फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइंट हो जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं. हाँ, बस इतना ही फर्क है उसमें. बस जैसे आपका फॉस्फेट ग्रुप वहां पे आके लग गया, दैट बिकम्स अ न्यूक्लियोटाइड. अगर फॉस्फेट ग्रुप मेरा वहां पे नहीं है और मेरे सिर्फ यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लगा हुआ है, दैट्स माय न्यूक्लियोसाइड. अगर नाइट्रोजन बेस को भी अगर मैं आपसे निकाल लेता हूँ देन क्या बनेगा वो? शुगर मॉलिक्यूल. इट्स अ पेंटोस शुगर. बस वैसा है. ठीक है, अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से. सो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपका जो डीएनए का जो सिंगल टर्न आपको यहाँ पे मिलता है ना, अ सिंगल टर्न ऑफ डीएनए, इसको हम कहते हैं सिंगल पिच. राइट, यू कॉल एज अ सिंगल पिच, और इसको आप इवन कह सकते हैं एज अ सिंगल टर्न. यू कैन कॉल एज अ हेलिक्स. सिंगल पिच यू कैन ऑल्सो कॉल एज अ हेलिक्स. एक सिंगल टर्न जो आपके यहाँ पे डीएनए का आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसको हम इवन बोल सकते हैं एज अ हेलिक्स. तो इस सिंगल टर्न का जो लेंथ होता है वो आपका यहाँ होता है 3.4 नैनोमीटर. दैट इज अ लेंथ यहाँ पे. तो इसका जो लेंथ आपको यहाँ पे मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 3.4 नैनोमीटर. ये आपको याद रखना है. सो दिस 3.4 नैनोमीटर इज अ लेंथ ऑफ अ सिंगल हेलिक्स. सो सिंगल हेलिक्स का जो लेंथ यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी योर 3.4 नैनोमीटर. अभी जो मेरा सिंगल टर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो सिंगल टर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सिंगल हेलिक्स जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, लेट्स से दिस इज माय सिंगल टर्न ओवर हियर. जो मेरा सिंगल हेलिक्स वो यहाँ पे दिखेगा ना, इतने सिंगल टर्न के अंदर मुझे कितने नाइट्रोजन बेस पेयर मुझे यहाँ पे मिलेंगे? तो आपका आंसर यहाँ पे होगा 10 बेस पेयर. अ सिंगल हेलिक्स विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ 10 बेस पेयर. ये बात याद रखना कि एक सिंगल टर्न जो आपका होता है डीएनए का, उसके अंदर आपको 10 बेस पेयर देखने के लिए मिलते हैं. तो ये जो ये लेंथ है ना आपका यहाँ पे 3 नैनोमीटर का जो ये लेंथ है ये सिंगल टर्न का, अगर यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे, अगर आप बैठ के काउंट करते हो कभी डीएनए को निकाल के, देन यू विल फाइंड कि इसका जो नंबर ऑफ बेस पेयर आपको यहाँ पे मिलेंगे दे विल बी 10. सो 10 बेस पेयर आई विल फाइंड इन दैट. तो ये बात भी याद रखना, ये वैल्यू याद रखनी है आपको यहाँ पे. सिंगल हेलिक्स विल हैव 3.4 नैनोमीटर एंड अ सिंगल हेलिक्स will have
10 बेस पेयर। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब एक और बात आप यहाँ पे याद रखना, अच्छा पहले मुझे एक बताओ, क्या आपने स्कूल में कभी डीएनए आइसोलेट किया है? क्या आप में से किसी ने स्कूल के डीएनए आइसोलेट किया है? Yes, sir. नो सर। किसी ने? Yes, sir. अच्छा किसने किया जरा बताना। अपेक्षा, अरे अपेक्षा कैसे किया था बताओ, मतलब एंड में कैसा दिख रहा था डीएनए, बताओ सबको। तो वो प्लांट का किया था। हाँ, और एंड में दिख कैसे रहा था वो? इट लुक्स लाइक वाइटिश जैसे कॉटन जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, Yes, वैसे sir. ऊपर आया था वो टेस्ट ट्यूब में ऊपर आया ऊपर आ था। जाता है, बिल्कुल आपके टेस्ट ट्यूब में से ऊपर आया था, बिल्कुल वाइटिश का स्ट्रक्चर होता है। एंड यू शुड डू दैट, आप लैब में कर सकते हो ये। यू जस्ट नीड प्लांट के करते जनरली लोग, प्लांट या फ्रूट का आप ले सकते हो एंड आप उसका डीएनए आइसोलेट कर सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक। यू नीड चिल्ड इथेनॉल इन द एंड एंड सडनली आपका डीएनए बाहर निकल के आ रहा है, यू कैन एक्चुअली सी अ डीएनए कमिंग आउट। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी दैट। उसको वो बारीक करना रहता है। हाँ, उसको मोटरेट पिस्टल के अंदर उसको पहले आपको उसे वो करना पड़ता है, एकदम स्क्वीज करना पड़ता है एंड सोप देन और सॉल्ट NaCl डाल के। हाँ, एंड देन इन द एंड यू विल हैव टू ऐड चिल्ड इथेनॉल, देन आपको निकलता है। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे आप, कोई कुछ कह रहा था यहाँ पे। ऑलराइट, सो यू विल हैव अ सिंगल हेलिक्स विल हैव 3.4 नैनोमीटर एंड इसमें याद रखना एक हेलिक्स के अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए आपके 10 बेस पेयर आपको यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए। अब सवाल आपको ये आ सकता है कि दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। ये जो दो बेस पेयर आपके यहाँ पे, इनके बीच में आपका डिस्टेंस कितना होगा, ये भी सवाल आपके सामने आ जाता है। ये जो बेस पेयर मेरे यहाँ पे है, राइट, सो देयर आर टू बेस पेयर, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? तो इनके बीच में डिस्टेंस आपका यहाँ पे होता है 0.34 नैनोमीटर। तो ये चीज भी आप क्लियर कट याद रखेंगे। सो यू हैव अ डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज गोइंग टू बी अराउंड 0.34 नैनोमीटर। ये आपका हमेशा का 0.34 नैनोमीटर। सिंगल हेलिक्स विल हैव 3.4 नैनोमीटर और एक सिंगल हेलिक्स के अंदर आपको मिलेंगे आपके 10 बेस पेयर आपको वहां पे देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाते हैं। तो ये कहानी आपको यहाँ पे रखनी है याद, बड़ी आसान सी कहानी है। नंबर है आपको यहाँ पे, बस नंबर आपको यहाँ पे वो याद रखना है, ठीक है। अब एक और चीज आप देखोगे ना यहाँ पे, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन आपको याद रखना है, अगर आप डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखते हो तो ये वाला जो एरिया होता है ना, दिस एरिया, ये जो जहाँ पे काफी बड़ा एरिया आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ओपनिंग आपको दिख रही है, बड़ी ओपनिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको हम बोलते हैं मेजर ग्रुप। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेजर ग्रुप। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेजर ग्रुप। और ये जो छोटी ओपनिंग वाला जो एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे काफी नैरो ओपनिंग आपको यहाँ पे मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एज माय माइनर ग्रुप। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ माइनर ग्रुप। दिस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय माइनर ग्रुप। तो ये दो टर्म्स याद रखना, यू हैव अ मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप। इनका रोल क्या होता है या कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को, समथिंग विल सी दैट लेटर, बट ये बात पहले आप यहाँ पे याद रखना, यू हैव अ मेजर ग्रुप एंड अ माइनर ग्रुप, ठीक है। ऑलराइट, सो यू कैन सी द सेम पिक्चर, सेम हेलिक्स आपका यहाँ पे, सेम यहाँ पे देखो आप मेंशन किया हुआ है 0.3 नैनोमीटर, दैट्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर। डिस्टेंस जो आपका यहाँ पे होगा बेस पेयर के अंदर, दैट्स गोइंग टू बी 0.3 नैनोमीटर, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर लाके रखी हुई है, पिक्चर आपको यहाँ पे क्या कह रही है? पिक्चर यहाँ पे आपको बता रही है कि आपका जनरली डीएनए करता क्या है। याद रखना, आपका जो डीएनए होगा, डीएनए में से आपका बनता है आरएनए, और डीएनए में से जो आपका आरएनए बनता है उसे हम कहते हैं एमआरएनए। सो डीएनए में से आपका जो आरएनए आप बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर एमआरएनए। और जब आपके यहाँ पे एमआरएनए यहाँ पे आपको बनता है, दैट एमआरएनए विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन। दैट एमआरएनए विल लीड टू, इसको हम यूज करके बनाएंगे आपके यहाँ पे प्रोटीन। ये कहानी आपको यहाँ पे बताइए। सो यहाँ पे आपका डीएनए है, डीएनए में से आपका यहाँ पे बनाया एमआरएनए, उस एमआरएनए को हम यूज करते हैं राइबोसोम्स के साथ यूज करके, वी कैन मेक द प्रोटीन आउट ऑफ इट, उससे हम बनाते हैं यहाँ पे प्रोटीन, राइट। एक चीज दिमाग में बिठा लो, आपके जितने भी जीन्स है ना आपके डीएनए के अंदर, ऑल दोज जीन्स आर गोइंग टू मेक द प्रोटीन। चाहे वो जीन आपके हाइट को कंट्रोल कर रहा हो, चाहे वो जीन आपके हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा हो, चाहे वो जीन आपके आइरिस के कलर को कंट्रोल कर रहा हो, एवरी जीन इज अल्टीमेटली गोइंग टू मेक अ प्रोटीन। और प्रोटीन बनाने का तरीका क्या होता है, आप ये सब दिमाग में बिठा लो। आप डीएनए में से आप पहले बनाओगे एमआरएनए, और उसी मैसेंजर आरएनए से, उसी मैसेंजर आरएनए में से आप बनाओगे आपका यहाँ पे प्रोटीन। आपको ये बात याद रखनी कि जब आप डीएनए में से एमआरएनए बनाते हो, ये आपका न्यूक्लियस के अंदर होगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ट्रांसक्रिप्शन। दिस प्रोसेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ट्रांसक्रिप्शन। और जब मैं अपने एमआरएनए में से, जब मैं यहाँ पे प्रोटीन बना रहा हूँ,
दिस प्रोसेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ट्रांसलेशन। सो याद रखना, आपकी डीएनए से एमआरएनए जब बनेगा दैट्स माय ट्रांसक्रिप्शन। जब एमआरएनए से जब मेरा प्रोटीन बनता है इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कहां होता है ट्रांसक्रिप्शन, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा दैट विल बी हैपनिंग इन माय न्यूक्लियस। ये मेरा यहाँ पे होगा न्यूक्लियस के अंदर हमेशा, राइट। हम इस प्रोसेस को डिटेल में आने वाले दिनों के अंदर समझेंगे, बट आपको ये बेसिक चीज याद रखनी है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। एंड जब आप एमआरएनए में से आप बनाते हो अपना प्रोटीन, यहाँ पे दिस इवेंट विल बी हैपनिंग इन द साइटोप्लाज्म। ये इवेंट मेरा होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे बिठा लो, हमने इतने सारे जीन्स देखे थे ना, हमने देखा था कि आपका ग्रास ऊपर के अंदर यू हैव अ जीन WY, याद आ रहा है आपको वो जीन फॉर आई कलर, जीन फॉर कलर, Yes, sir. फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ विंग्स, मिनिएचर विंग, वेस्टिजियल विंग्स। वो सारे जीन अल्टीमेटली क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। जीन्स आर नोन टू मेड अ प्रोटीन। और प्रोटीन आप कैसे बनाओगे? पहले आप डीएनए में से आप बनाओगे अपना यहाँ पे मैसेंजर आरएनए, राइट। इट्स आरएनए, इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड। आप देख सकते हो यहाँ पे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आपके यहाँ पे आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। और उसी आरएनए को यूज करके आप फिर बनाते हो आपके यहाँ पे प्रोटीन, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय ट्रांसलेशन। तो इतनी बात, ये बड़ी बेसिक चीज है, बेसिक आई वुड से ये इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अभी कल उठ के अगर मैं शिवा को पूछूं सडनली कि क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, तो वो इतना तो बता दे मुझे कि सर डीएनए में से बनता है एमआरएनए, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और वो हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। इट इज द बेसिस ऑफ योर ऑल इनहेरिटेंस एक्चुअली, ठीक है। सो ये बात याद रखना। तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है। आई होप यहाँ तक चीजें सबको यहाँ पे क्लियर है, सारे लड़कों को भी यहाँ तक चीजें समझ आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. Right? चलो शिवा, प्रखर एंड ऑल द अदर पीपल, और कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो। इफ देयर समथिंग, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, स्पेशली यूके के बच्चे, अगर कोई चीज यहाँ पे समझ नहीं आ रही, कोई टर्म अगर समझ नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हो। सब ठीक है, आगे बढ़े फिर हम लोग। अगर कुछ नहीं करे ना Yes, तो sir. मैं Yes, sir. Alright, so this is what you will find. Again, it's the same thing. एक ही पिक्चर बार बार आपके सामने इसलिए रखे ताकि आपको याद हो जाए। It's a phosphodiester bond over here. Ester bond आपको यहाँ पे मिल रहा है। Nitrogen base, sugar molecule, same thing. Right? अब यहाँ वाली कहानी आप यहाँ पे सुनो ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Just try to understand this thing. DNA is an acidic structure substance present in the nucleus and first identified by a Friedrich Miescher. So Friedrich Miescher ने सबसे पहले DNA को आइडेंटिफाई किया था and he named it as a nuclein. बाद में नेम ऑब्वियसली चेंज हो गया था, बट याद रखना अगर आपसे कोई पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट आ सकता है कि डीएनए को सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था, आपका आंसर यहाँ पे होगा आपका फ्रेडरिक नीशर ने आपको इसे आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। देन इन 1953 जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक बेस्ड ऑन एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। तो अब इसको सुनो, यहाँ पे क्या रहे वो लोग। दो साइंटिस्ट हैं जो करते थे आपका एक्स-रे डिफ्रैक्शन, एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं एक्स-रे डिफ्रैक्शन, और वो लोग ये चीज कर रहे थे। दे वर डूइंग दैट। वो कौन थे? मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन, राइट। तो वो लोग सेल के अंदर एक्स-रे डिफ्रैक्शन का लाइक दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ डीएनए, या आपके सेल के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है उसका वो लोग एक पैटर्न देखने की वहां पे कोशिश कर रहे थे। अब इनका जो डेटा था, इनको जो रिजल्ट मिल रहा था, वो रिजल्ट को लोग समझ नहीं पा रहे थे। दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि रिजल्ट था क्या। मैं आपको अगले क्लास में उनका रिजल्ट की पिक्चर भी आपको दिखा दूंगा। उनको रिजल्ट मिल रहा था, वो डीएनए के स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, राइट। वो सेल में काफी और चीजें वहां पे देखने की कोशिश कर रहे थे, बट द रिजल्ट वाज स्लाइटली वेरी डिफरेंट। तो मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन क्या कर रहे थे? याद रखना, दे वर डूइंग द एक्स-रे डिफ्रैक्शन। अब इनका जो डेटा निकला, इनको तो ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, उनका डेटा यूज किया जेम्स वॉटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने। इनका जो डेटा यहाँ पे मिल रहा था ना, वो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने यहाँ पे इस्तेमाल किया, और उन्होंने उसे देखा, मतलब इस्तेमाल किया, उन्होंने उसे देखा वहां पे, एंड देन दे वर एबल टू गिव अस द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। सो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने एक्चुअली उनका जो शीट उन्हें जो मिली थी एक्स-रे डिफ्रैक्शन की, वो देख के उन्होंने बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर होता है आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको मिलता है डीएनए का। तो ये चीज इस तरीके से डिस्कवर की गई थी। तो याद रखना, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने खुद से कुछ नहीं किया था, उन्होंने बस डेटा को देखा, राइट। उन्होंने उन पिक्चर्स को देखा, एक्स-रे डिफ्रैक्शन की पिक्चर्स को उन्होंने वहां पे देखा, एंड दे रियलाइज कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, और वो उन्होंने आइडिया सामने रखा व्हिच वाज ट्रू। और इस चीज के लिए आपके जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक को और मॉरिस विल्किंस को नोबेल प्राइज मिला था।
सो दैट इज समथिंग व्हिच वाज डन। ठीक है, सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्वेश्चन यहाँ पे ये पता है क्या आता है कि रोजलिन फ्रैंकलिन को यहाँ पे क्यों नहीं मिला, बट नहीं मिला था उन्हें वहां पे वो टाइम पे नोबेल प्राइज। दे वर द 3 पीपल हु एक्चुअली रिसीव्ड द नोबेल प्राइज ओवर देयर। सो इतनी बात आप यहाँ पे याद रखना। आपके सामने सवाल आ सकता है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन किया किसने था, देन मॉरिस विल्किंस एंड योर रोजलिन फ्रैंकलिन, और उसको डिकोड किसने किया था, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। ओके, सो दैट्स वन थिंग। देन अगला पर्सन जो आपको यहाँ पर है दैट्स माय अर्जुन चारगाफ। अरविंद चारगाफ ने यहाँ पे क्या बोला था, ही स्टेटेड दैट फिर से बोलो, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो गई थी, सुनाई नहीं दिया आपने अभी थोड़ी देर तक क्या बोला? मैंने बोला कि जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने आपका क्या किया था, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन की जो डेटा था ना उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया, और उसको ऑब्जर्व करके उन्होंने पता लगाया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और तब उन्होंने बोला कि डीएनए इज गोइंग टू बी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन कौन कर रहा था, तो ये लोग जो प्रोसेस कर रहे थे वो थे आपके मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन। ये दो आपके थे इंडिविजुअल जो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक कर रहे थे। तो ऐसा समझ लो कि जैसे हम कोई एक समझो तुम एक्सरे करा रहे हो एक ऑर्गन का, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा वो है क्या, और तुमने अपने डेटा को साइड में रख दिया, और कोई दूसरा बंदा आके वो डेटा तुम्हारा लेके गया, उसने देखा वहां पे कि अच्छा ये तो ये है, एंड देन ही डिस्कवर्ड समथिंग न्यू ओवर देयर। सो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ था, एंड दैट इज हाउ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड। ठीक है, नाउ अरविंद चारगाफ जो यहाँ पे आपके साइंटिस्ट उन्होंने क्या बोला, ही स्टेटेड दैट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द रेशियो ऑफ एडेनाइन एंड थायमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल। सो इन्होंने ये बोला था कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर द रेशियो ऑफ एडेनाइन एंड थायमिन एंड ग्वानिन और साइटोसिन का जो यहाँ पे रेशियो होता है वो आपको यहाँ पे इक्वल रहेगा, दैट्स गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट एंड गोइंग टू बी इक्वल। ये बात हम जानते हैं हमेशा, समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो कैसे होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एडेनाइन है और एडेनाइन है आपके पास अराउंड 20%, तो मुझे बताओ कि आपके डीएनए के अंदर ग्वानिन कितना होगा। अब इसका हैंड रेज करके आंसर दो मुझे यहाँ पे, रेज करना है आपको इसको आंसर देने के लिए। सो प्लीज रेज योर हैंड एंड देन गिव मी द आंसर। सो यू हैव एडेनाइन ओवर हियर, एडेनाइन आपका यहाँ पे 20%। बाकी लोग बेटा, बाकी लोग भी सिंपल सवाल आपके एडेनाइन आपका 20% है, आपको बताना है कि आपको ग्वानिन यहाँ पे आपका कितना परसेंट आपका यहाँ पे होगा। सो बस इतना ही, दैट्स इट। ऐसे कैसे चलेगा बताइए जानवी, क्या होगा इसका आंसर? सर 30%। जानवी यहाँ पे कह रहे हैं आपका यहाँ पे आ रहा है 30%, आप यहाँ पे कह रहे हो। ठीक है, और किसी से पूछ लेते हैं। बताइए सिद्धरा, क्या होगा इसका आंसर? 20%। 20%। तवनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर? सर 30। अच्छा, अब देखो 30% आप तवनप्रीत भी यहाँ पे 30% कहिए। देखो यहाँ पे होता क्या, इफ यू हैव एडेनाइन और अगर वो मेंशन किया हुआ है कि वो 20% है, इफ दे हैव मेंशन कि आपका 20% है, तो समझ जाना ना आपका जो थायमिन यहाँ पे होगा वो भी आपका 20% होगा। जो थायमिन आपका यहाँ पे होगा डीएनए के अंदर, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 20%। जितना एडेनाइन होगा उतना ही थायमिन होगा। अब आप मुझे बताओ सब लोग कि अगर ये 20% मेरा यहाँ पे निकल गया तो कितना टोटल यहाँ पे हो गया, मेरा हो गया 40%। तो डीएनए में से यहाँ पे वैसे ही चला गया, कितना रहेगा मेरा यहाँ पे नाउ 60% रहेगा मेरा डीएनए। अगर मेरा 60% डीएनए मेरा सिर्फ रह जाता है तो बाय डिफॉल्ट मुझे समझ आ जाना चाहिए कि अगर मेरा सिर्फ 60% डीएनए मेरा बाकी है, सो नाउ आई विल हैव guanine is going to be having 30% एंड साइटोसिन जो आपका यहाँ पे होगा वो भी आपका यहाँ पे 30% आपका यहाँ पे होगा। राइट, सो दिस इज समथिंग विल बी फाइंडिंग ओवर हियर। ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड। सो यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, बड़े आसान से सवाल है, कुछ नहीं उसके अंदर, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन एडेनाइन, लाइक इफ दे गिव यू ऐसे वैल्यूज देन यू शुड बी एबल टू आंसर देम। राइट, तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, नाउ यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। यहाँ पे कुछ बड़ी सिंपल चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, लाइक योर polynucleotide is made of my backbone of sugar and phosphate, right? And bases project inside, और base जो होते हैं वो center में होता है। The two chain have anti-parallel polarity. It means one chain have a polarity of 5' to 3', दूसरा होगा आपका यहाँ पे 3' to 5', right? Third यहाँ पे क्या होगा, the bases in the two strand are paired through hydrogen bonds. ये बात भी हम जानते हैं। यहाँ पे एडेनाइन के पास कितने होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द एडेनाइन एंड थायमिन, और ग्वानिन के साथ यहाँ पे आपके होंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओवर देयर।
ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टू चेन आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंड साइड फैशन, राइट हैंड साइड फैशन में इसको आप कॉइल करोगे। द पिच ऑफ द हेलिक्स, जो मैंने आपको बोला था एक सिंगल टर्न जो आपका यहाँ पे होता है उसका लेंथ आपका यहाँ पे होगा 3.4 नैनोमीटर, उसका लेंथ आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 3.4 नैनोमीटर। एंड रफली इसके अंदर आपको कितने मिलेंगे यहाँ पे, यू विल हैव द 10 बेस पेयर रिलीज इन देम, ठीक है। अब 3.34 याद रखना, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ईच बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर इन द हेलिक्स इज योर 0.34 नैनोमीटर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस आपको मिलेगा वहां पे दैट्स माय 0.34 नैनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है मेरी कहानी, ये वो वाली कहानी जो मैंने आपको अभी बताई थी यहाँ पे। तो याद रखना, जब डीएनए का स्ट्रक्चर पता चला था, पहले तो सिर्फ स्ट्रक्चर पता चला था, बाद में फ्रांसिस क्रिक ने क्या बोला, ही एक्चुअली गिव अस द स्टोरी ऑफ सेंट्रल डॉगमा। और सेंट्रल डॉगमा की स्टोरी आपको यहाँ पे ये कह रही है दैट फ्रॉम डीएनए यू फॉर्म द आरएनए एंड फ्रॉम दैट यू फॉर्म द प्रोटीन। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था वही चीज आपके यहाँ पे मेंशन की हुई है कि आपको जो डीएनए होता है ये आपको बनाता है यहाँ पे एमआरएनए, एंड दैट एमआरएनए इज गोइंग टू बी मेकिंग द प्रोटीन ओवर हियर। सो डीएनए से बनेगा एमआरएनए, दैट्स माय ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा मेरे यहाँ पे ट्रांसलेशन। तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दिस इज समथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू। इसके ऊपर बेस्ड ही पूरा आपका चैप्टर है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दोस थिंग इन डिटेल, बट अभी के लिए इतना याद रखो। अब पता है क्या होता है, कुछ आपके पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आरएनए में से डीएनए बना सकते हैं। देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन मेक डीएनए फ्रॉम आरएनए। सो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास होता है आरएनए, और उस आरएनए को यूज करके दे कैन मेक अ डीएनए। मुझे बताओ आरएनए किसके पास होता है, बताओ अनम्यूट करके जोर से सब लोग, आरएनए किसके पास होता है? वायरस राइट, सो आरएनए हमेशा मिलेगा आपको वायरस के अंदर। और सबसे बड़ी एग्जांपल आपका यहाँ पे रहेगा वायरस ऑफ योर एचआईवी। अब एचआईवी का जो आपका यहाँ पे वायरस है याद रखना, उसका नाम यहाँ पे होता है रिट्रोवायरस। आपको रिट्रो का मतलब पता ना क्या होता है, रिट्रो का मतलब क्या होता है? सर पुराना। पुराना, बहुत बढ़िया, रिट्रो मीन्स पुराना। तो ये जो वायरस है इसके पास जो रहने, इसकी लाइफ जीने के जो तरीके काफी पुराने टाइप के हैं, बिकॉज आरएनए जनरली आपको नहीं मिलता, आरएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल वो आपको कम वायरस में आपको मिलता है। सो एचआईवी इज आल्सो कॉल्ड एज माय रिट्रोवायरस, क्योंकि उसके पास है आरएनए। अब पता है वो क्या करता है, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो आपकी बॉडी के अंदर आएगा, अपने आरएनए को कन्वर्ट करेगा डीएनए के अंदर, और ये डीएनए आपकी डीएनए के साथ जाके जुड़ जाएगा। और आप क्या करोगे उसके बाद, आप अपनी मशीनरी यूज करके बहुत ज्यादा वायरस आप बनाओगे। सो दैट इज व्हाट एचआईवी वायरस डज, ठीक है। वो आप बाद में सीखोगे कि वो कैसे करता है ये सब चीजें, लेकिन अभी के लिए याद रखना दैट आरएनए को आप कन्वर्ट करते हो डीएनए के अंदर, दैट कैन बी डन बाय माय एचआईवी वाले वायरस, दैट्स माय रिट्रोवायरस, ठीक है। और ये जो इवेंट यहाँ पे हो रहा है ना, इसके लिए एक टर्म होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सेंस करती है बात, जो टर्म है सेंस करता है, इट इज कॉल्ड एज माय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उल्टा जा रहा है ना बिल्कुल, आरएनए से डीएनए बन रहा है, सो दैट्स माय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके चलो, now let's understand about the package of DNA। अब याद रखना कि आपका डीएनए काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, जो डीएनए इज गोइंग टू बी अ लेंथी स्ट्रक्चर, इसकी पैकेजिंग कैसे होती है हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे देखा था दैट the distance between two consecutive base pair is going to be around 0.34 nanometer. So आपके दो बेस पेयर के जो आपके यहाँ पे डिस्टेंस आपके यहाँ पे आएगा, that's going to be your 0.34 नैनोमीटर। इसको हम इवन लाइक कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ 0.34 into 10⁻⁻⁹ ये आएगा 10⁻⁻⁹ मीटर। इसको आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स गोइंग टू बी 0.34 into 10⁻⁹ मीटर, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो। दैट्स अ डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर के बीच में आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब आपके डीएनए के अंदर, इन योर डीएनए याद रखना, आपके डीएनए के अंदर, इन योर डीएनए यू हैव अराउंड, इन योर डीएनए यू हैव अराउंड 6.6 into 10⁻⁹ बेस पेयर। इतने बेस पेयर आपके पास है डीएनए के अंदर, काफी ज्यादा है। सो यू हैव दिस मच अमाउंट ऑफ बेस पेयर इन योर डीएनए। याद रखना आपके डीएनए के अंदर जो बेस पेयर होते हैं वो इतने होते हैं टोटल, ठीक है, 6.6 into 10⁻⁹ अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, इफ यू टेक दिस 6.6 into 10⁻⁹, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, इफ यू मल्टीप्लाई दिस विद योर 0.34 into 10⁻⁹ मीटर के साथ, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो
आपको इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू गेट डायरेक्ट आंसर ओवर हियर। तो इसका एक रफ आंसर आपका यहाँ पे जो आएगा, रफली आंसर जो आपका यहाँ पे निकलेगा, दैट्स गोइंग टू बी योर 2.2 मीटर। 2.2 मीटर आपका बनेगा यहाँ पे एज अ। अलजिया मैं ये चीज कवर कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ आपका क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। सो you'll have 2.2 मीटर इज गोइंग टू बी लेंथ ऑफ द, दिस इज गोइंग टू बी लेंथ ऑफ योर डीएनए। ये आपका होता है लेंथ ऑफ डीएनए। मैंने ये बात आपसे पहले भी पूछी थी, क्या आप में से कोई है जिसका साइज है 2 मीटर जितना? Does any one of you has a height of 2 meters? No, sir. No, sir. आप लोग you are not even 2 मीटर। so याद रखना 2 मीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा 6.6 फीट। दैट्स अ बहुत बड़ा हाइट होता है वो। कोई एथलीट मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा जिसका इतना हाइट होता होगा, सम बास्केटबॉल प्लेयर मस्ट बी हैविंग देम, बट या दैट्स द लेंथ, दैट्स अ लेंथ ऑफ योर डीएनए। तो एक बार फिर याद रखना है आप यहाँ पे कि आपका डिस्टेंस जो है आपका दो बेस पेयर के बीच, दैट्स माय 0.34 नैनोमीटर, राइट। इसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है, राइट। उसको आप मल्टीप्लाई करते हो विद द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, तो उससे आपको यहाँ पे आपका लेंथ मिल जाता है, एंड दैट लेंथ ओवर हियर इज माय 2.2 मीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ द डीएनए। अब आपको ये बताया इसलिए गया ताकि आप समझ पाओ कि इतना बड़ा डीएनए आपके न्यूक्लियस के अंदर आता कैसा है। हाउ डज सच अ लार्ज डीएनए विल गेट इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब आप यहाँ पे सुनो, now you have a very long DNA, you have a very long DNA inside your nucleus। इसको आप कैसे पैक करके रख रहे हो न्यूक्लियस के अंदर, तो इसकी पैकेजिंग के लिए you need help, and the help is going to be your histone proteins। so histone proteins, और histone proteins की मदद से आप इसकी करते हो पैकिंग। so because of that you will find कि आपके यहाँ पे पैकिंग की जाती है आपकी DNA की, they are will used for the packing of your DNA। तो ये वाले कंपोनेंट को अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि क्या है हिस्टोन प्रोटीन्स और ये कैसे हेल्प करे मेरे यहाँ पे पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए, मेरे यहाँ पे वो कैसे मदद कर रहे हैं। तो आपको मैंने आई थिंक एग्जांपल आपको दिया था, किसी और बैच को शायद मैंने दिया था, कि अगर आप देखते हो ना कभी, लाइक अगर आप पतंग उड़ा रहे हो, अगर आपकी छत पर अगर आपको लाइक उसका धागा मिल जाए, देन यू रैप द धागा अराउंड अ पीस ऑफ पेपर और वुड, राइट। उसके अगर आप रैप कर लेते हो, वही चीज आपकी डीएनए के साथ यहाँ पे होगी। आपका डीएनए एक बहुत बड़ा स्ट्रैंड है, आपका डीएनए एक बहुत बड़ा एक लेंथ का स्ट्रैंड है, उसको आपको रैप करना पड़ेगा किसी के ऊपर, और जिस चीज के ऊपर आप उसे यहाँ पे रैप करोगे, दैट इज गोइंग टू बी हिस्टोन प्रोटीन्स। तो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर आप उन्हें यहाँ पे आप रैप करते हो। तो अब आपको पहले यहाँ पे याद रखना है कि आपका डीएनए एक बड़ा सा धागा टाइप है, इट्स लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और उसको आपको रैप करना है किसी चीज के ऊपर, तब जाके आप उसे कंडेंस कर पाओगे, तब जाके उसे आप इस साइज में लेके आ पाओगे जिसको आप न्यूक्लियस के अंदर रख सकते हो। और वो करने के लिए आपके हिस्टोन प्रोटीन्स आपके यहाँ पे करेंगे मदद। सो दे आर गोइंग टू बी हेल्पिंग यू ओवर हियर। पहले ये बताओ, क्या ये वाला पार्ट आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, बताइए अलजिया क्या सवाल है आपका? ऑलराइट, नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, कि समझो मैंने यहाँ पे डीएनए है, यू हैव दिस डीएनए एंड यू हैव हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो मेरा हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे करता क्या है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन सर यू। वो जो पिक हाँ बेटा बोलो बोलो। वो जो डीएनए के आगे 6.6 लिखे हो, किस चीज का नंबर है? 6.6 into 10⁻⁹ बेस पे, ये नंबर ऑफ बेस पेयर है आपके, जिसका हमें नंबर ऑफ बेस पेयर इन डीएनए है। सो नंबर ऑफ बेस पेयर जो हमने देखा था ना, हमारे बेस पेयर जो होते हैं डीएनए के अंदर, नाइट्रोजन बेसिस जो हमारे होते हैं, वो कितने होते हैं, ये नंबर आपको मिलेगा आपके डीएनए के अंदर, 6.6 into 10⁻⁹ बेस पेयर। ओके सर। अब यहाँ पे क्या होगा, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग इन दिस, कि आपका हिस्टोन प्रोटीन काम कैसे करता है। सो जब आप बात करते हो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, तो सबसे पहले याद रखना that histone proteins are made up of your amino acid, तो they will have amino acid, they will have the amino acid, और इसमें जो amino acid आपको मिलेंगे ना हिस्टोन प्रोटीन के अंदर, they are majorly going to be arginine, and lysine। So you'll have arginine and lysine। अब ये दो आपके जो अमाइनो एसिड है, अर्जिनिन एंड लाइसिन, ये दो है आपके यहाँ पे अमाइनो एसिड्स। अब अगर आपको भी पूछा है कि आपके हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर मेनली कौन से टाइप के अमाइनो एसिड मिलते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा दैट अर्जिनिन एंड लाइसिन आर द टू काइंड ऑफ माय अमाइनो एसिड्स जो मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर।
अब ये जो मेरे अमाइनो एसिड्स है दे आर गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव चेन, इनके अंदर आपको क्या लगेगा देखेंगे, दे विल हैव, इनकी जो साइड चेन होगी दे आर गोइंग टू बी, या मैं कह सकता हूँ शॉर्ट में दे आर माय पॉजिटिव अमाइनो एसिड, पॉजिटिव अमाइनो एसिड, क्योंकि इनकी जो साइड चेन होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है यहाँ पे, दे आर माय पॉजिटिव अमाइनो एसिड। आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, आपका जो डीएनए होता है, द डीएनए विच यू हैव राइट नाउ, डीएनए इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव स्ट्रक्चर, ये आपका एक नेगेटिव स्ट्रक्चर ही होता है, डीएनए इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो इसका जो चार्ज होता है ना वो नेगेटिव होता है, ठीक है। उसका चार्ज नेगेटिव होने का रीजन ये भी आपके फॉस्फेट आयंस, जो आपके जो शुगर बैकबोन के जो आपके जो फॉस्फेट आयंस होते हैं दे आर नेगेटिव, तो उसके वजह से डीएनए का जो चार्ज होगा याद रखना वो आपका नेगेटिव रहेगा। अब ये जो मेरा डीएनए है जो मेरा नेगेटिवली चार्ज है, ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ जाके कंबाइन करता है, ये बेसिकली उनके साथ जाके इंटरेक्ट करता है, और हिस्टोन प्रोटीन से याद रखना दे आर गोइंग टू बी पॉजिटिव, हिस्टोन प्रोटीन जो आपके यहाँ पे होते हैं दे आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। अब आपके सामने सवाल ये आ सकता है कि यार हिस्टोन प्रोटीन्स मेरे पॉजिटिव यहाँ पे क्यों हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा बिकॉज दे हैव सम अमाइनो एसिड्स एंड दोस अमाइनो एसिड्स विल बी माय अर्जिनिन एंड माय लाइसिन। अब अर्जिनिन लाइसिन आर माय पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, ये मेरे पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है मेरे यहाँ पे, और इसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन्स विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज। तो आप समझ पाओ कि मेरा डीएनए मेरे हिस्टोन प्रोटीन के साथ काफी अच्छे से रैप कर पाएगा बिकॉज दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, सो द रैपिंग विल हैपन मच मोर इन अ सिंपल वे, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूँ हिस्टोन प्रोटीन्स की, तो अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, यू विल हैव 4 प्रोटीन्स, आपको मिलेंगे 4 प्रोटीन, लाइक यू विल हैव अ ऑक्टामर ऑफ 8, यू विल हैव अ ऑक्टामर यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए, सो ऑक्टामर में आपको क्या मिलेगा, यू विल हैव अ 4 आपके ऊपर होंगे और 4 नीचे होंगे, सो यू विल हैव 4 अबव एंड यू विल हैव 4 एट द बॉटम, सो इस तरीके से आपका ऑक्टामर बनेगा। अब 4 जो आपके ऊपर आपके प्रोटीन यहाँ पे लगे हुए, सो यू हैव 4 अबव एंड 4 बिलो, 4 + 4 आपके और यहाँ पे 8, सो दिस इज माय ऑक्टामर स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं एज अ ऑक्टामर स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड एज माय ऑक्टामर स्ट्रक्चर। अब ये जो मेरा ऑक्टामर स्ट्रक्चर मेरे हिस्टोन का, इसमें मुझे कौन से टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे, तो आपको ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। सो हिस्टोन प्रोटीन्स आपके यहाँ पे होते हैं, यू विल हैव H2A, H2B, H3 एंड H4, तो ये आपको याद रखना है। समझो मेरा यहाँ पे होगा H2A, ये मेरा यहाँ पे लेट्स से H2B, ये मेरा यहाँ पे लेट्स से H3, यू हैव H4, ठीक है। और वैसे ही आपका एक और आपको सेट यहाँ पे मिल जाएगा, सो आपके ये पेयरिंग में होंगे, सो H2A की आपके 2 कॉपी होंगे, 2 होंगे, H2B 2 होंगे, H3 2 होंगे और H4 आपके यहाँ पे 2 होंगे। तो ये 4 पहले आपको यहाँ पे याद रखने हैं, these are the 4 हिस्टोन प्रोटीन्स you have to know, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये पहले आप यहाँ पे याद रखेंगे। इसके अलावा सो लेट मी राइट इट डाउन दिस वन ओवर हियर, इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और चीज मिलेगी देखने के लिए, and that is going to be along with this we will have one more histone protein, that is my H1 histone. इसके अलावा I will also have something like my H1 histone. तो जो H2A है, H2B है, H3 और H4 है, ये भी मेरे हिस्टोन प्रोटीन ही है, और जो मेरा H1 है यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पे एक हिस्टोन प्रोटीन ही है, लेकिन ये अलग से काम करता है, ये ऑक्टामर के अंदर ही आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर में आपको नहीं मिलता, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा H1 हिस्टोन। H1 हिस्टोन आपका ऑक्टामर के अंदर आपको नहीं मिलेगा, बाकी जो आपके यहाँ पे है H2A, H2B, H3 एंड H4, ये आपको ऑक्टामर के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, एंड यू कैन सी देम समवेयर ओवर हियर। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे अरेंज होते हैं, सो यू कैन सी मेरे 4 ऊपर 4 नीचे मेरे इस तरीके से यहाँ पे लगे हुए मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये जो मेरा स्ट्रक्चर है मेरे यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का, राइट, द स्ट्रक्चर विच हैव, ये जो मेरा ऑक्टामर यहाँ पे है, ये जो मेरा ऑक्टामर मैंने जो यहाँ पे बना के रखा हुआ है, अब इसके आजू बाजू डीएनए को हम रैप करेंगे। सो ये जो मेरा यहाँ पे ऑक्टामर होगा, दिस ऑक्टामर विच आई हैव, इसके आसपास या इसके आजू बाजू में मैं डीएनए को रैप करूंगा। तो इसके आसपास व्हाट आई विल डू, डीएनए की होगी यहाँ पे कॉइलिंग, सो इसके आसपास डीएनए को हम करेंगे यहाँ पे रैप। अब डीएनए को मैं कितना रैप करूंगा, तो एक सिंगल ऑक्टामर के अंदर आपको मिलेगा अराउंड देयर विल बी अ कॉइलिंग ऑफ 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए will get coiled। तो ये आपको पूछा जाएगा,
200 बेस पेयर ऑफ डीएनए विल गेट कॉइल्ड सराउंडिंग द ऑक्टामर। सो ये जो हिस्टोन का जो ऑक्टामर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके आसपास कितना डीएनए आपको यहाँ पे रैप किया जाएगा, तो आपको लेंथ क्या रखना है, 200 बेस पेयर जितना डीएनए आपका यहाँ पे आप कॉइल करते हो। ये बात आपको यहाँ पे सबको याद रखनी है, ये नंबर को आपको यहाँ पे याद रखना है। एंड दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर is called as my एक सेकंड रुकना तो अनप्रीत, this structure over here is called as my nucleosome। ये जो स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पे होता है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोसोम। तो अगर आपको कल उठ के कोई पूछता है कि न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, तो आपने क्या बोलना है, न्यूक्लियोसोम विल हैव अ ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। ऑक्टामर के अंदर आपके 8 हिस्टोन प्रोटीन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे टोटल, और उनके आसपास विल हैव अ डीएनए कॉइल्ड, और वो जो डीएनए वहां पे आपने कॉइल करके वहां पे रखा हुआ है, उसका लेंथ क्या है, तो उसका लेंथ हमेशा आपका मिलेगा आपको यहाँ पे एज अ 200 बेस पेयर जितना। सो 200 बेस पेयर ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए विल बी सीन कॉइल्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। एंड दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर, ये जो स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोसोम। तो ये चीज आप सबको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो इन दिस। तो पहले ये बताओ कि क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। बताइए तवनप्रीत, क्या सवाल है आपका? सर ये जो 200 बेस पेयर्स वाला जो डीएनए लिखा है, ये 8 प्रोटीन्स के अराउंड होगा। यस यस, ये जो 8 प्रोटीन जो आपके यहाँ पे लगे हुए हैं ना, जिसको हम सिंगल यूनिट कहते हैं एज ऑक्टामर, इसके अराउंड ये होगा। ओके सर। ये जो है ना, ये जो ब्लू कलर के यहाँ पे जो रैप करा हुआ है हमने यहाँ पे, ये ब्लू कलर का जो आपने थ्रेड में रैप करा हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी योर 200 बेस पेयर ऑफ माय डीएनए। बताइए बेटा, क्या सवाल है आपका? बोलिए बोलिए, किसी का कोई सवाल था? रानी बताइए, क्या सवाल है आपका? सर वो जो 8 होंगे पेयर्स, वो सभी सर जैसे आपने बताया, हाँ, सर मैं वापस बोल बोलना, रही हूँ जो 8 का 8 क्या? पेयर्स आपने बताए, 8 पेयर्स जो आपने बताया वो एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे। हाँ, 8 पैर नहीं है, टोटल नंबर 8 है, तो 4 पैर है बेसिकली वहां पे, है ना? सो हाँ, वो एक दूसरे से यहाँ पे आपके अटैच होंगे, दे विल बी अटैच्ड टू ईच अदर, एंड दैट्स ऑक्टामर। उसको हम यहाँ पे ऑक्टामर बोलते हैं। ऑक्टा मतलब ऑक्टोपस, ऑक्टोपस मतलब 8, राइट? दैट इज व्हाट विल फाइंड ओवर हियर। एंड इसके आसपास जो डीएनए आपको मिलेगा, दैट्स 200 बेस पेयर का डीएनए मुझे इसके आसपास मुझे कॉइल करा हुआ मिलता है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोसोम। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोसोम। तो पता है आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? व्हाट यू विल गेट टू सी, यू विल हैव कि आपके यहाँ पे डीएनए, समझो ये आपके यहाँ पे ऑक्टामर है, ऑक्टामर यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आपका एक ऑक्टामर है, यहाँ पे आपका एक ऑक्टामर एक और बना देते हैं हम लोग यहाँ पे। सो अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट यू हैव सम डीएनए wrapped अराउंड दिस, राइट? देन यू विल हैव अ डीएनए व्हिच विल अगेन wrap अराउंड दिस, देन अगेन यू विल हैव अ डीएनए व्हिच विल बी wrapped अराउंड दिस। तो जो भी डीएनए इसके आसपास जो आपके यहाँ पे रैप करा हुआ है, दैट डीएनए ओवर हियर इज गोइंग टू बी माय 200 बेस पेयर मेरा डीएनए मेरा यहाँ पे होगा, ठीक है? और जो बीच में आपको यहाँ पे डीएनए दिख रहा है, बीच में जो आपको यहाँ पे डीएनए दिख रहा है, दैट डीएनए ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय लिंकर डीएनए। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लिंकर डीएनए। याद रखना, जो बीच में जो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो आपको यहाँ पे डीएनए मिलेगा ना, जो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो आपको यहाँ पे डीएनए मिलेगा, दैट डीएनए ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय लिंकर डीएनए। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे लिंकर डीएनए। सो ये बात भी याद रखना, दैट यू हैव समथिंग लाइक योर लिंकर डीएनए। क्या करता है लिंकर डीएनए, कितने बेस पेयर का होता है, समथिंग विल अंडरस्टैंड लेटर, बट अभी याद रखना यू हैव अ लिंकर डीएनए, जो आपको दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो आपको थोड़ा सा स्टैंड मिलेगा डीएनए का, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लिंकर डीएनए। ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो हमने यहाँ पे देखा दैट यू हैव ऑक्टोमर, यू हैव ऑक्टामर एंड दैट्स अ न्यूक्लियोसोम। सो बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोसोम, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोसोम, ठीक है? अब याद रखना, आपका न्यूक्लियोसोम के अंदर ये आपके वहां पे 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके अलावा जो एक और होता है आपका वहां पे, दैट इज माय H1 हिस्टोन प्रोटीन, वो आपका यहाँ पे होगा। सो दिस इज माय H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा H1 हिस्टोन प्रोटीन मेरा यहाँ पे होता है ना, ये बेसिकली हेल्प करता है दो न्यूक्लियोसोम्स को कनेक्ट करने में। दिस इज ऑन द आउटर साइड, ये आपका आउटर साइड आपको मिल रहा है देखने के लिए, और ये आपकी मदद करेगा आपका यहाँ पे दो न्यूक्लियोसोम्स को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए। इट इज गोइंग टू हेल्प यू ओवर हियर। सो दिस इज व्हाट इट विल बी डूइंग, ठीक है? सो याद रखना, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स याद रखना, एंड ये पूरा स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोसोम। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। तो पहले ये बताओ, क्या इतनी कहानी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नम्रत, यस सर। अर्जिया, मोनिका, मोहित, ठीक है? आई होप ये सब आपको यहाँ पे समझ आ रहा है। यस सर। एक सेकंड, समथिंग इज नॉट राइट ऑन माय, ठीक है, राइट। शिवा, समझ आ रहा है यहाँ तक?
Yes, sir. हाँ, काजल टमटा आपको समझ आ रहा है? Yes, ठीक sir. है, एंड आई थिंक ऑल हिमाचल टीम एंड ऑल अदर पीपल आर अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसने हमें खत्म नहीं किया, इसमें और भी एक और चीज आएगी, विल डू दिस लेटर ऑन बिकॉज 10 बज चुके ऑलरेडी। सो यहाँ पे आपके 75 मिनट्स आपके निकल जाते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस इन 75, दैट्स व्हाट वी डू इन 75 मिनट्स, राइट? प्लीज मेक श्योर कि आप टाइम पे आइए सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑन टाइम and we can make use of those 75 minutes. So see, we were not able to do the questions over here. Now we have some questions, but ठीक है, it's understandable. पहला लेक्चर था, वो लगता है टाइम। अच्छा, मुझे ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलो बता दो, जाते जाते मुझे इसका आंसर बता दो। दैट क्वेश्चन पर हैंड रेस करना, बिना हैंड रेस के आंसर दिया डांट खाओगे फिर तुम लोग। बताइए पूर्वा, क्या होगा इसका आंसर? डी। एक्सप्लेन करिए पूर्वा, क्यों आप ये कह रहे हो डी यहाँ पे? क्योंकि HIV रेट्रोवायरस होता है तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉलो करता है, RNA से डीएनए करता बहुत है। सही, राइट, दैट्स करेक्ट आंसर। ठीक है, देन एक दो क्वेश्चन और है हमारे पास यहाँ पे। ये बता दो करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट 2020 का क्वेश्चन है? आप देखो क्वेश्चन भी वो लोग कैसे पूछते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट ओवर हियर? सो ABCD आपके यहाँ पे पास, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। टेक योर टाइम, देखो ध्यान से, बड़ा ही आसान सा सवाल है आपके सामने। 4 मार्क मतलब ऐसे ही वो लोग दे रहे हैं आपको, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकते। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। बताइए महेश, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है काजल, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए सर। रानी, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। Adenine pair with thymine through 2 bonds. Yes, that's going to be correct answer. बिल्कुल सही, right? So yeah, that is something we have done. ठीक है, बाकी हमें चीजें कुछ यहाँ पे देखनी है, so we have to see few things. इतना जो कहानी है वो याद रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने किया था, तो इसका आंसर क्या होगा? हैंड रेस करके बताओ मुझे। एक्सरे डिफ्रैक्शन आपका किसने किया था? बताइए तमनप्रीत। सर जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस। माइनस 75। सॉरी सर। यस, उसमें हम उनको ज्यादा मार्क्स देंगे। बताइए शिवा, बोलिए। सर मॉरिस वॉल्किन एंड रॉस्टन फ्रैंकलिन ने। राइट, बिल्कुल सुनने ने क्या था आपका ये है। मुझे बताइए ये कि एक पर्सन था जिसने बोला था कि द रेशियो ऑफ एडेनाइन एंड थायमिन एंड रेशियो ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट और इक्वल। ये स्टेटमेंट आपके सामने किसने रखी थी? बताइए दीक्षा कुमारी, बताइए। इरविन चारगाफ। राइट, उन्होंने ये स्टेटमेंट आपके सामने रखी थी, बिल्कुल सही। ठीक है, सो और सेंट्रल डॉगमा किसने दिया था? हु गिव द आइडिया ऑफ सेंट्रल डॉगमा? रेज योर हैंड टू टेल मी दिस। सेंट्रल डॉगमा किसने बोला था यहाँ पे? चलिए, अरविंद चारगा। माइनस 25 अगेन। बताइए जानवी, क्या होगा उसका आंसर? राइट, फ्रांसिस दिया था आपके यहाँ पे। अरे लाइक क्या सेंट्रल डॉगमा। तो इतनी बात याद रखो, अगर आपको इतनी बातें समझ आ रही है, दैट्स अ गुड थिंग। इट्स यू विल फाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। आपको मैं एक असाइनमेंट शेयर कर दूंगा इसके ऊपर बेस्ड, और एनसीईआरटी अपने एंड से जो भी अब तक मैंने कराया उसको पढ़ लो एक बार। यू माइट हैव फ्यू थिंग्स जो एनसीईआरटी में मेंशन की होगी, एंड रीड बाय योरसेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट्स जो वहां पे बीच में दी हुई है विच आर वेरी अंडरस्टैंडेबल। अगर आपको ये सब समझ आ रहा है देन रीड फ्रॉम योर एंड एज वेल। सो या नो, दैट इज समथिंग यू हैव टू डू फ्रॉम योर साइड। So yeah, that's it from my end. अब इसके अंदर कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई है, then please go ahead and ask your question. If you have any question based on this, whatever we have done, तो आप अपना सवाल यहाँ पे पूछ सकते हो। और याद रखना प्लीज, एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ that now it's a very crunch time frame we have, so please join the class on time and make those 70 minutes count. ठीक है, और ओकेजनली हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हम लोग अलग से मिल लिया करेंगे कभी भी, जैसे कि हाफ एन आवर के लिए हमने मिल लिए। लेट्स से वी कैन कैच सम डे फॉर हाफ एन आवर फॉर ओनली क्वेश्चन सॉल्विंग, राइट, क्लासेस के अलावा। सो प्लीज जॉइन इन फॉर दोस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम सो दैट वी कैन डू सम क्वेश्चन सॉल्विंग, क्योंकि बिना क्वेश्चन सॉल्व करें चीजें आपके यहाँ पे कभी फिक्स नहीं होंगी। सो दैट इज समथिंग वी विल डू लेटर। ऑलराइट, सो yeah, that's it from my end.